हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है वर्ल्ड में कितना ट्रेड हो रहा है, व्यापार हो रहा है, उन सबको ये देखता हूँगा। तो ऑफ कोर्स यही है इसका काम। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली इंडिया और यूएस का ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है। और यूएस क्या बोल रहा है, यानी मिस्टर ट्रम्प क्या बोल रहे हैं, यहाँ के जो भी प्रोडक्ट हमारे इंडिया में आते हैं उन पर टैरिफ कम करो। फीस कम करेंगे, पैसा कम करेंगे तो वो कैसे, वो ओवरफ्लो हो जाएंगे हमारे इंडियन मार्केट में। तो हमारे जो डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चरर गुड्स रहता है, सामान रहता है, वो तो बिकेगा ही नहीं। उसके चक्कर में ना ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की लॉ है ये क्या कर रहे हैं, ऐसा एक आर्टिकल आया है कर। सो जानते हैं इसके बारे में। देखिए गाइस क्या हुआ, पहले जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ बना था 1948 में। फिर ना माराकेस एग्रीमेंट आया 1994 में। उसके बाद ही ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना। फिर इसने ही ना रिप्लेस किया ये जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जिसका एम था स्मूथ, प्रेडिक्टेबल और फ्री ट्रेड फ्लो करना। तो देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डील करती है ट्रेड होते हैं ना जितने भी नेशन के बीच में, जैसे हो गया इंडिया, यूएस, यूरोप, चाइना वगैरह, इन सब में जो भी व्यापार होता है उनको देखना, उनसे डील करना। सो देखिए इसका हेडक्वार्टर है जिनीवा, स्विट्जरलैंड में। और ये ना वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 166 मेंबर है। और ये ना 98% ऑफ ग्लोबल ट्रेड रिप्रेजेंट करता है। और देखिए ये एनुअली कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है, जैसे हो गया वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट, वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिकल रिव्यू, ग्लोबल ट्रेड आउटलुक और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एनुअल रिपोर्ट भी। नेक्स्ट है हमारा ओबेसिटी, मोटापा। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि कल एक आर्टिकल आया था और वहाँ ऐसा बोला गया है कि हमारे फूड के रेगुलेशन जो है ना वो ठीक नहीं है, फ्लॉड है, उसके कारण ना ओबेसिटी बढ़ रही है। तो जानते हैं ये ओबेसिटी क्या होती है। ये एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जब बॉडी में ज़्यादा फैट बढ़ जाता है। तो उससे ना वेरियस प्रॉब्लम भी होती है, जैसे हो गई हार्ट की डिसीज़, डायबिटीज़ हो जाता है। और ओबेसिटी क्यों होती है, जब हम ना कैलोरीज ज़्यादा लेते हैं, खाना ज़्यादा खाते हैं और एक्सरसाइज और नॉर्मल एक्टिविटी कम कर देते हैं। तो देखिए अगर BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स 25 या 25 से ज़्यादा रहा, इसका मतलब हो जाता है कि आप ओबेस हो, मोटे हो। सो देखिए मोटापे से लड़ने के लिए हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वेरियस इनिशिएटिव, वेरियस प्रोग्राम भी लॉन्च किया है। जैसे हो गया हमारा फिट इंडिया मूवमेंट, पोषण अभियान, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर एंड डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिसीज एंड स्ट्रोक, इसे बोलते हैं NPCDGS। तो देखिए जो अभी बजट आया था ना 2024 और 25 का, वहाँ हेल्थ टैक्स भी लगाया गया है। यानी ऐसे जो प्रोसीड फूड रहते हैं जिसे हम बोलते हैं अल्ट्रा प्रोसीड फूड, जैसे हो गया पैकेज आइटम, शुगरी फूड, उन सब पर ज़्यादा टैक्स लगाने के लिए यह आया था हेल्थ टैक्स। तो इसका एम यही था कि ओबेसिटी को कम करना, डायबिटीज़ रिलेटेड डिसीज़ को कम करना, हार्ट डिसीज़ को प्रिवेंट करना, और उससे ना फिर कैंसर भी हो जाता है। अगर हेल्थ टैक्स लगाएंगे तो जो भी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड होंगे उन पर टैक्स लगेगा और उससे जो भी बीमारी होती है वो कम होते नजर आएंगी। नेक्स्ट है हमारा सिप्री। सिप्री का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली सिप्री की रिपोर्ट आई है और वहाँ ऐसा बोला गया है कि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट आम इम्पोर्टर बन गया है आफ्टर यूक्रेन। तो यूक्रेन में तो वॉर चल रही है, समझ में आ रहा है, लेकिन इंडिया भी सेकेंड लार्जेस्ट इम्पोर्टर बन गया है आम का। आम यानी जो बंदूक, गोला बारूद वगैरह होता है वो। तो देखिए सिप्री के बारे में जानते हैं। ये एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि रिसर्च करती है जितने भी कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, आर्मामेंट रहते हैं, आर्म कंट्रोल रहते हैं, डिसआर्मामेंट रहते हैं, उन सबको, और ना प्रोवाइड करता है एक होलिस्टिक डेटा एनालिसिस और रिकमेंडेशन कि क्यों ऐसे आर्म इम्पोर्ट हो रहे हैं, उनको डिसआर्मामेंट करो, ये सब। सो देखिए सिप्री फाउंड हुई थी 1966 में और इसका हेडक्वार्टर है सोलना, स्वीडन में। और ये देखिए इंडिया की रैंक सेकंड। नेक्स्ट है हमारा स्टैग्नेशन। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली यानी कल ही एक आर्टिकल आया था और वहाँ ऐसा बोला गया है कि जो भी सैलरीड क्लास होते हैं, यानी जिनकी मंथली एक फिक्स सैलरी आती है, वो थम सी गई है, यानी स्टैग्नेट हो गई है। तो देखिए ये स्टैग्नेशन क्या होते हैं, ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ ना सैलरी बढ़ती ही नहीं या फिर जैसे कि वैसे स्टॉप हो जाती है, ग्रोथ भी नहीं होता, डेवलपमेंट भी नहीं होता, ये सब हो जाती है स्टैग्नेशन की
परिस्थिति। सो देखिए ये स्टैग्नेशन से ही रिलेटेड ये दो टर्म है, जैसे हो गया स्टैगफ्लेशन और इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन तो महंगाई हो जाती है, यानी जैसे किसी भी सामान के दाम बढ़ जाते हैं, खर्चे बढ़ जाते हैं, और उससे ना इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है, और इकोनॉमिक ग्रोथ हुई तो यानी एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, रोजगार बढ़ता है, यानी जो भी अनएम्प्लॉयमेंट रहता है ना वो कम हो जाता है। और स्टैगफ्लेशन क्या होता है, यानी रुकी भी है इकोनॉमी और महंगाई भी है, यानी प्राइस बढ़ जाते हैं, स्पेंडिंग कम होती है, लोग खर्चा कम करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, मतलब रोजगार नहीं मिलता लोगों को। ये होता है स्टैगफ्लेशन और ये होता है इन्फ्लेशन, यानी थोड़ी महंगाई अच्छी होती है। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, कितनी बैटल चल रही है होम मिनिस्टर और सीएम के स्टालिन के बीच में, इसलिए ये लैंग्वेज न्यूज़ में है। लैंग्वेज क्या होती है, एक ऐसा सिस्टम होता है कम्युनिकेशन का जिसमें आता है बोलना, लिखना, जो कि लोगों के द्वारा किया जाता है, यानी हम बोल रहे हैं, मैं हिंदी में बोल रही हूँ, ये हो जाती है लैंग्वेज। सो देखते हैं लैंग्वेज को कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से। देखिए ये पार्ट 17 में आती है। एक्स का मतलब 10 होता है, वी का मतलब 5 होता है, और ये दो डंडियों का मतलब 2 होता है, इसका मतलब होता है 17। आर्टिकल 343 टू 351 में आती है और शेड्यूल 8 में आती है। तो देखिए ये जो है ना लैंग्वेज के प्रोविजन डिवाइड है 4 हेड्स में, जैसे हो गया लैंग्वेज ऑफ यूनियन, रीजनल, जुडिशरी। यूनियन यानी आप नेशन में जाओ तो वेरियस लैंग्वेज में शायद हिंदी ही बोलते हैं मेजरली। अगर रीजन में जाओ कभी तो एग्जाम्पल के लिए महाराष्ट्र में मराठी बोली जाएंगी। जुडिशियरी की एक अलग ही लैंग्वेज होती है, वह इंग्लिश के बिना कुछ नहीं होता। और ऐसी एक लैंग्वेज जहाँ टेक्स्ट ऑफ लॉ होती है या फिर कुछ स्पेशल डेरिवेटिव्स होते हैं, ये हो जाती है लैंग्वेज के 4 हेड्स। सो जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है। देखिए हमारी अभी तक 6 ही क्लासिकल लैंग्वेज है। तो 2004 में सबसे पहले तमिल को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला था, 2005 में संस्कृत को, 2008 में 2 लैंग्वेज को यानी तेलुगु और कन्नड़ा को, और 2013 में मलयालम को, और 2014 में ओडिया को। तमिल हो जाती है तमिलनाडु की, तेलुगु हो जाती है तेलंगाना की, कन्नड़ा हो जाती है कर्नाटक की, मलयालम हो जाती है केरला की, और ओडिया ऑफ कोर्स उड़ीसा की। सो देखिए क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया रखते हैं। तो देखिए हिस्ट्री में टेक्स्ट होना चाहिए, किसी से कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, किसी से बोरोड नहीं होना चाहिए, वो अलग होना चाहिए मॉडर्न लैंग्वेज से, और उसका कोई लिटरेचर या टेक्स्ट अवेलेबल होना चाहिए। तो देखिए हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है हमारे इंडिया में 14 सितंबर को, वर्ल्ड हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 10 जनवरी को। और देखिए ये है ना 2022 से 32 ये डिकेड सेलिब्रेट किया जा रहा है इंडिजिनियस लैंग्वेज के लिए। और देखिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने तो 2019 को डिक्लेयर किया गया है कि एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनियस लैंग्वेज। सो देखिए इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए 21 फरवरी को मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया जाता है, और ये मदर लैंग्वेज डे कहाँ से आता है, यह आता है बांग्लादेश से। क्योंकि ना जब 1972 में बांग्लादेश और पाकिस्तान जब अलग अलग हो गया ना, तो उनकी गवर्नमेंट उर्दू इम्पोज करने के लिए लगी थी, लेकिन वहाँ के लोग बोलना चाहते हैं बांग्ला, उनकी एक मदर टंग लैंग्वेज। तो इसीलिए ये गए फिर यूनेस्को की जनरल असेंबली में, फिर यूनेस्को ने ही अप्रूव किया 1991 में 21 फरवरी एज अ मदर लैंग्वेज डे। और फिर ना 2000 से मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया है। तो देखिए बांग्लादेश की एक मदर लैंग्वेज थी बांग्ला। और देखिए इनका जो नेशनल एंथम है ना अमर सोनाल बांग्ला, ये हमारे गुरुदेव ने लिखा था, श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।